नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सुपर के साथ। आगे सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, एक बड़े समाज ने बहुत बड़ी रैली करते हुए, ऐतिहासिक रैली करते हुए भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें जीतने के दावे के नींद से जगा दिया है दोस्तों। इसी के साथ में एक बड़े नेता के हेलीकॉप्टर में की गई है छापेमारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला और भारतीय जनता पार्टी के कहां पर नेता एक दूसरे पर कुर्सियां चलाते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से किया जा रहा है शेयर दोस्तों। इसी के साथ में आखिरकार दिल्ली के अंदर होने जा रहा है ऐतिहासिक मुकाबला। बताएंगे दिल्ली की कौन सी सीट पर कन्हैया कुमार मैदान में उतरने वाले हैं और कैसा होने वाला है पूरा मुकाबला। इसी के साथ में दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने इसे जुमला मैनिफेस्टो बताया। इसके पीछे कई और बड़े कारण दिए गए हैं। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के नेता को अहंकार में आकर किसी समाज के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिसका विरोध हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात के अंदर आखिरकार राजपूत समाज ने अपनी शक्ति का एहसास भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेताओं को करवा दिया है। जो लोग सोच रहे थे कि राजपूत समाज के लोग केवल बोलने के लिए ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और जिस तरीके का कैंपेन चलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। गुजरात के अंदर वीडियो शेयर करते बताया गया है कि लाखों की संख्या में एकजुट होकर राजपूत समाज ने एक बड़ी महान रैली का आयोजन किया है। अस्मिता बचाने के नाम पर इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जहां तहां केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा पार्क है, दूर दूर तक केवल जनता ही जनता दिखाई दे रही है दोस्तों। अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता का खुलेआम बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के साथ में अन्य राज्यों के अंदर भी इसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। हो सकता है कि यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो जाए। श्याम मीरा सिंह बोले, कहा कुछ लोग कह रहे थे कि बस सोशल मीडिया पर राजपूत समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल पर इससे बड़ी संख्या में लोगों ने मैदान में उतरकर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि गुजरात से चल रहे भाजपा विरोध की यह लहर एक बहुत बड़े बवंडर के रूप में बदल सकती है और भाजपा के 400 के सपने को 180 से नीचे लाकर निपटा सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजकोट के अंदर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी भाजपा का विरोध किया जा रहा है। यानी एक तो बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, उसके बाद नुक्कड़ सभाएं की गई। लोगों ने अपने हाथ आगे करते हुए यह प्रतिज्ञा ली है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। भाजपा के एक नेता केंद्रीय मंत्री रूपाला की ओर से अहंकारपूर्ण बयान दिया गया था, जिसके कारण ये भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो चुका है दोस्तों। साथ साथ आखिरकार दिल्ली को लेकर इंडिया अलायंस की बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस पार्टी ने अब दिल्ली के चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जिसकी काफी ज्यादा उम्मीद जताई जा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को मैदान में उतारा गया है, जो कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के बड़े नेता है और इससे पहले सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही अमृतसर की सीट से गुरजीत सिंह औजला चुनावी मैदान में उतरे हैं। जलंधर से चरणजीत सिंह चन्नी यानी पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। फतेहगढ़ साहिब से अमर सिंह को मैदान में उतारा गया है। संगरूर की सीट से सुखपाल सिंह खैरा खुद चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से भी बड़े नेता को मैदान में उतारा है दोस्तों। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सीट हो गई है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, यानी जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, जहां से वो सांसद है। उनके सामने कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान कर दिया है, यानी सबसे बड़ा मुकाबला दिल्ली के अंदर तय कर दिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और इसीलिए यहाँ बिहार से जुड़े दोनों नेताओं को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। क्या आप भी मानते हैं कि कन्हैया कुमार इस बार मनोज तिवारी को जबरदस्त तरीके की शिकस्त दे सकते हैं? तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। इन दोनों में से आप लोग किसे सपोर्ट करते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के गवर्नर रह चुके और वर्तमान में इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कम्युनल डिवाइडेड बहुत बढ़ा है, यानी कम्युनल डिवाइड सांप्रदायिक आधार पर लोगों में विभाजन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये देश की जनता को प्रभावित करेगा। अपने देश के 20% नागरिकों को सेकेंड क्लास नागरिक समझकर कोई भी देश सर्वाइव नहीं कर सकता। ये टिप्पणी कोई और नहीं बल्कि देश के पूर्व गवर्नर दे रहे हैं, जिनके बयानों को सीरियसली लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता के माहौल को कम किया जाना बहुत जरूरी है और जो लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी है। दरअसल दोस्तों, लुधियाना के पायल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की मीटिंग के दौरान जोरदार हंगामे की सूचना आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पायल में एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें भाग लेने के लिए पार्टी के सभी वर्कर मौजूद रहे, लेकिन मीटिंग के दौरान बीजेपी के वर्करों में झड़प देखने को मिली। मामला इतना बढ़ गया कि स्टेज पर कुर्सियां व मेज फेंके जाने लगी। इस घटना संबंधित एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे भाजपाई वर्कर मंच पर एक दूसरे के ऊपर टेबल कुर्सियां उछाल रहे हैं। पता चल रहा है कि मंच पर एक नेता संबोधित कर रहा था, तो लोगों ने उसे बोलने से रोक दिया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों तरफ से लोग आपस में उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि आओ देखा ना ताओ, एक दूसरे पर कुर्सियां एवं टेबल फेंकना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद माहौल को गर्माता देख एक बड़े लीडर ने मौके पर आकर मामले को संभालने का प्रयास किया है। वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया शिनेट ने भी लिखा कि ये कहां का वीडियो है, सवाल पूछते हुए कि यह गले में पटका डालने
वाले लोग कौन है, ये किसके पार्टी के हैं, काहे इतनी लात घूसा लाठी कुर्सियां चल रही है। कोई कह रहा था लुधियाना में बीजेपी की मीटिंग है, ऐसा है क्या? एक तरीके से तंज कसते हुए सवाल भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मद्रास में बन रहे एम्स को लेकर दावा किया था 2022 में ही कि 90% काम पूरा हो गया है। इसके बाद लोगों ने मद्रास के उस एम्स को ढूंढने की कोशिश की तो दूरबीन लगाकर भी उनको दूर दूर तक कहीं भी एम्स दिखाई नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों जब फैक्ट चेक किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता की बुरी तरीके से पोल खुल गई है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा के अध्यक्ष और सारे नेता तमिलनाडु में इसी एम्स में इलाज करवाएंगे क्या? तमिलनाडु में एम्स का काम 90% पूरा हो गया है। ये बात 2022 में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी। अब आप 90% काम पूरा हो चुके वाले एम्स को देख सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक एक ईंट नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा के लोग दिन दहाड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इस तरीके से जमकर निशाना साधा गया है। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी कहते हैं हमने कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया था। वे कहते हैं कि हम राम के खिलाफ हैं। खड़गे ने आगे कहा कि मैं अगर उसी दिन कह देता तो इज्जत ना बस्ती, मुझे छोड़ो, मेरे लोगों के साथ आज तक भेदभाव होता है। उन्हें साथ पानी पीने देते हैं क्या? ये सवाल पूछा गया। स्कूल में आने देते हैं क्या? जब तक मेरे लोगों को हर मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिल जाता मैं अकेला नहीं जा सकता। दलित समाज के लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आप उन्हें अपने नजदीक भी नहीं आने देते। उनकी परछाई से भी आप दूर रहते हैं। हमको आप बहुत बुरा भला कहते हो। शंकराचार्य भी वहाँ नहीं गए, आप उन्हें कुछ नहीं कह पाते। मेरा छोड़िए मोदी जी, आप नई संसद के शिलान्यास में राष्ट्रपति कोविंद जी को लेकर क्यों नहीं गए? ये सवाल है, इसका जवाब दो। उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन से क्यों दूर रखा गया? मोदी जी, आपने दलित आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किया और आप हमें सिखा रहे हैं वोटों के लिए ये खेल मत खेलो, बंद करो। नागपुर के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए बताया है कि देश के अंदर एक बड़े तबके को किस तरीके की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ सरायकेला में चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए बीजेपी और जेएमएम के कार्यकर्ता। गीता कोड़ा भी थी मौजूद। दरअसल दोस्तों सरायकेला में चाईबासा लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी गीता कोड़ा को बंधक बनाए जाने के मामले में बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को शिकायत पत्र दी है। अपने शिकायत पत्र में उन्होंने सरायकेला एसपी और संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि गीता कोड़ा की जान खतरे में थी। आपको बता दें कि घटना के दौरान फोन किए जाने पर एसपी ने फोन नहीं उठाया। उधर बीजेपी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर के रवि कुमार ने डीसी से पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। सरायकेला में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची चाईबासा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बंधक बनाया। मामला जिला में कमहरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव का, जहां अचानक बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता ने गीता कोड़ा और उनके समर्थकों को 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। हालांकि बाद में गीता के समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्ष के कार्यकर्ता शांत हो गए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी से नहीं चाहिए हिंदू होने का सर्टिफिकेट। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पैतृक गांव पदम पैलेस में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। जैसे ही अनाउंसमेंट किया गया कि वो कंगना रनावत के खिलाफ मंडी लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतरेंगे, उन्होंने अपने प्रचार प्रसार की गति को और तेज कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। उन्हें खुद को बीजेपी वालों से बड़ा हिंदू बताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी नेताओं से किसी सर्टिफिकेट की हमको कोई जरूरत है नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार ने धर्मांतरण पर कानून बनाया। कुल्लू दशहरा महोत्सव में पहुंचने वाले देवी देवताओं के लिए नजराने की व्यवस्था भी वीरभद्र सिंह जी ने की थी और कांग्रेस पार्टी ने कई और फैसले लिए थे जिससे हिमाचल प्रदेश देवभूमि बनी रही। देवी देवताओं का आशीर्वाद उनके परिवार को है। कुल मिलाकर दोस्तों कंगना रनावत जिन पर बीफ खाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए थे और इसके बाद कंगना रनावत बैकफुट पर थी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। आप लोग अपनी राय जो लिखता है। साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी हमारी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी भी उसी समाज का उम्मीदवार खड़ा कर देती है। वहीं पर इमरान मसूद को लेकर उन्होंने कहा कि वो जीतने वाले नहीं है, इसलिए उन्हें वोट देकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। सहारनपुर के देवबंद में रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार मुस्लिम समाज से देती है और वोटों को जमकर डिवाइड किया जाता है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी पर मिली भगत का आरोप भी लगाया। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोले, कहा नरेंद्र मोदी और बीजेपी का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन असलियत यह है कि आज किसानों की आय घट गई है और कर्ज दोगुना हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सभी किसान कवर होंगे। सच यह है कि लाभार्थियों की संख्या 67% घट गई है। 1 से 5 साल की अवधि वाले लोन पर 0% ब्याज देना होगा। सच यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% ब्याज देना पड़ रहा है। देश में सिंचाई का स्तर अधिकतम होगा। सच्चाई यह है कि देश में सिंचाई का स्तर केवल 52% है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उस पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब काउंटर करना शुरू कर दिया। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने चीन के अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर शनिवार को निशाना साधते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कथित तौर पर जो टिप्पणी की हमारे पड़ोसी देश को एक और खुली छूट देने के समान उनकी ये टिप्पणी है। चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। इस तरीके की बयान देकर कहीं ना कहीं भारत के पोजीशन को ही दुनिया भर के अंदर कमजोर किया
जा रहा है और भाजपा राजनीति में नुकसान से बचने के लिए देश के स्टैंड को ही कमजोर कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विदेश मंत्री का यह बयान चीन को साफ तौर पर भारत की जमीन को कब्जाने का बहाना दे देता है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा किया ही नहीं तो किस बात को लेकर लगातार चाइना के साथ चर्चा चल रही है, सैन्य स्तर की बातचीत क्यों चल रही है, कई सारे गंभीर सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना है। कुल मिलाकर भारत की छवि को ही, भारत के क्लेम को ही कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। केवल एक सच्चाई को दबाने के लिए साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने पार्टी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को जारी किया है। बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी इसका नाम दिया गया है। दोस्तों, इसकी थीम 2047 तक विकसित भारत रखा गया है। घोषणा पत्र जारी करते प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के लोग मौजूद रहे। भाजपा 24 गारंटियां दे रही है, कह रही है स्वास्थ्य बीमा, सीमा पार घुसपैठ पर नकेल, नागरिक संशोधन कानून के तहत नागरिकता, बुलेट ट्रेन का संचालन और सभी को पक्का घर देने का वादा आदि प्रमुख है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि लोगों ने भाजपा के संकल्प पत्र को बनाने के लिए देश भर से सुझाव लिए हैं। हालांकि दोस्तों, बीजेपी ने इतना समय लिया था कि लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाजपा इस बार ही दे देगी ये संकल्प पत्र या फिर उसे और भी समय लगेगा, अगले चुनाव में ये संकल्प पत्र लेकर आया जाएगा। इसके बाद दबाव में ही शायद बीजेपी के द्वारा ये जारी किया गया है। आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले पवन खेड़ा, कहा ताक झांक की आदत बीजेपी की गई नहीं है, लोगों की थालियों में झांकने की आदत मोदी जी की तो है ही, वो ताक झांक करने में पारंगत है। जरा गरीबों की थाली को भी देखे तो खुद आज उसे माफीनामा कहते, यानी जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया उसे माफीनामा पत्र बीजेपी को कहना पड़ता। वो आंकड़े जो पिछले 10 साल से छुपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में पिछले 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है, वो आंकड़े अगर सामने आ गए तो वो खुद ही उसे माफीनामा बोलते। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो वादे किए थे, जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा था, घर देने का वादा था और तमाम बड़े वादे आप लोग जानते हैं कौन कौन से थे। उन वादों का क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। साथ साथ लोकसभा चुनाव में मोदी से नहीं मनुवादी विचारधारा के खिलाफ है लड़ाई। सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे खड़गे ने मनुवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बीजेपी से नहीं बल्कि मनुवादी विचारधारा से लड़ाई है। आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सचान ने पार्टी छोड़ दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा झटका पार्टी को कहा जा सकता है। करीब 30 सालों से घाटमपुर की राजनीति में सक्रिय रहे विजय सचान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा करने और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पार्टी द्वारा न्योता ठुकराने को अपने फैसले का आधार बताया है। राजनीति में सक्रिय थे विजय सचान का कद घाटमपुर की राजनीति में काफी बड़ा है। 1991, 93, 96, 2002 में चुनाव लड़े थे। हालांकि दोस्तों, कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए तो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है वोटों के लिहाज से, लेकिन पार्टी और संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे तो शायद पार्टी को इसकी कमी खल सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने एक दूसरे को बधाई दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से जुगलबंदियां दोनों पार्टियों के बीच में देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर फ्रेंडली फाइट लड़ रही है, यानी दिखाने के लिए ही केवल आपस में चुनाव लड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों के हाथ एक ही ग्लव्स में है। साथ साथ दोस्तों, आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या उड़ीसा में दोनों सही में लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर केवल लोगों को गुमराह किया जा रहा है। साथ साथ आईपीएल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एक मीम शेयर किया गया। दोस्तों, लखनऊ और केकेआर के बीच में मैच चल रहा था तो ये मीम शेयर करते हुए जिसमें जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, ब्रिलियंट बडूनी लिखा गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर बाद में पता चला कि ये मीम डिलीट कर दिया गया है। तो क्या जानबूझकर दबाव में ये डिलीट किया गया है क्योंकि मीम लोग शेयर करते हैं लोगों के मजाक के लिए, एक तरीके से अपना फन एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर रणविजय सिंह ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि ये ट्वीट डिलीट करवा दिया गया है, लेकिन इतने हल्के में नहीं छोड़ना चाहिए, एक छापा तो बनता है। यानी क्या दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर कोई मीम भी कोई कंपनी नहीं डाल सकती? ये बड़ा सवाल है जो खड़ा किया है एक पत्रकार ने। आप लोग अपनी राय जो लिखा जाएगा। साथ साथ उज्जवल रमन सिंह को आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज से मैदान में उतार दिया है, जो पहले से ही लगभग बातें तय दिखाई दे रही थी। औपचारिक तौर पर बीते दिन ऐलान कर दिया गया। साथ साथ उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ी जानकारी है। शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले शिवपाल यादव खुद चुनाव न लड़ने की बात कहकर बेटे को मैदान में उतारने की चर्चा कर रहे थे और आखिरकार पार्टी की ओर से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। भीम निषाद की जगह बीजेपी की मेनका गांधी के सामने अब इंडिया अलायंस के प्रत्याशी राम भुआल निषाद होंगे। सुल्तानपुर में भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। आदित्य यादव बदायूं से अपना नामांकन आज कर सकते हैं। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, साथ साथ गाजीपुर लोकसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार उमेश सिंह ने सपा बीजेपी के उम्मीदवारों को माफिया करार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने गाजीपुर से उनके नाम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि गाजीपुर जरूर कुछ दिन माफियाओं के चुंगल में रहा है। आज दोनों दलों के तरफ से माफिया है जो अपने आप को मसीहा कहते हैं। कोई नकली माफिया है तो कोई असली माफिया है। गाजीपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने कहा कि गाजीपुर वीरों की भूमि है, क्रांतिकारियों का जिला है। साथ साथ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मदद कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। ये बयान एनसी के नेता ने दिया है। उधमपुर कठुआ में संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लाल सिंह का मुकाबला केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह से है। यहाँ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। बनिहाल में रोड शो के दौरान जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल भी उमर अब्दुल्ला के साथ मौजूद रहे। अब्दुल्ला ने इस दौरान कहा कि यहाँ पर हम लोग इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के समर्थन में आए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन
मन में प्रचार का माहौल पहले से ही गर्म है दोस्तों। इसके बाद उमर अब्दुल्ला का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद पर यह निशाना था। साथ तेजस्वी यादव मेरे करीबी दोस्त हैं, चाचा ने जो दिए घाव वो भरे नहीं जा सकते। ये बयान चिराग पासवान की ओर से आया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष को किसी भी अंदरूनी कलह का फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। इसलिए उन्होंने वर्तमान में बिहार में एनडीए के सहयोगी के साथ एकजुट होने का फैसला लिया है। उनका एकमात्र मिशन राज्य में बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन को 40 लोकसभा सीटें जिताने का है। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाचा पशुपति पारस और उनके चचेरे भाई प्रिंस राज ने विश्वासघात जो किया है उससे वो स्तब्ध हो गए हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना सहयोगी घोषित करने से पहले आरजेडी के साथ संभावनाएं तलाशने की खबर को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के साथ में अच्छे संबंध, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने अपने चुनाव न लड़ने की अटकलों को विराम दे दिया है। उन्होंने शनिवार को अपने चुनाव न लड़ने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वो पहले अस्वस्थ थे लेकिन अब स्वस्थ हो गए हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी पूर्ण विराम लगा दिया गया। साथ जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी, समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य चुनाव लड़ेंगे जबकि श्रावस्ती से श्रीराम शिरोमणि वर्मा मैदान में उतरेंगे। डुमरियागंज से भीष्म शंकर कुशल तिवारी मैदान में उतरेंगे जबकि संत कबीर नगर से श्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद मैदान में उतरेंगे। साथ सलेमपुर से रमाशंकर राजभर मैदान में उतरेंगे और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में उतरने जा रहे हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारे। साथ गोवा के बिजली मंत्री सुदीन धवलीकर ने रविवार को कहा कि गोवा में कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली है। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी का आखिरी चुनाव गोवा के अंदर होगा। महाराष्ट्रवादी पार्टी के नेता ने यह दावा किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि किस तरीके के दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में भी कर चुके हैं। हालांकि इसे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर के अंदर प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होंगे और इसके बाद उनकी सभा मुजफ्फरनगर में होगी। बगरा में सभा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। मुजफ्फरनगर में इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का है। क्योंकि इस बार आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलायंस में है तो समाजवादी पार्टी को बड़ा चैलेंज मिल रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दिया है और उनके पास मुस्लिम वोट भी पूरी तरीके से मजबूती के साथ में है। तो इस सीट पर हो सकता है कि एक कड़ा मुकाबला देखने को मिले। आरएलडी पिछली बार तो बीजेपी को नहीं हरा पाई लेकिन समाजवादी पार्टी के पास ये बड़ा मौका हो सकता है। आप लोग अपनी राय जो लिखता है दोस्तों। साथ मणिपुर में फिर से हिंसा हुई है। इम्फाल ईस्ट और कांग पोकपी और उखरुल जिलों के अंदर संगम पर शनिवार को हिंसा की ताजा घटनाओं में भारी गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों में जहां 2 हथियारबंद गुटों के बीच गोलीबारी हुई थी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल जैसे ही इलाके में पहुंचे हथियारबंद गुटों के लोग भाग खड़े हुए। इलाके में तनाव व्याप्त है। साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी ने बड़े बड़े दावे जरूर किए हैं लेकिन महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान बिहार में कर दिया है। मुकेश सहनी की पार्टी ने झंझारपुर सीट से पूर्व एमएलसी सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार महासेठ को प्रत्याशी बनाया है। वीआईपी ने यहां पर सुमन कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि जल्द ही 2 सीटों पर और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार द्वारा आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर के समर्थकों ने सार्वजनिक जगह पर होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए। जानकारी लगते ही निगम के अधिकारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे और सभी होर्डिंग्स और बैनर को उतारते हुए नजर आए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होर्डिंग्स पोस्टर लगाना पूरी तरीके से बैन है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये लगाए जा रहे हैं। एक तरीके से कानून का उल्लंघन किया जाता है मध्य प्रदेश से। ये बड़ी जानकारी थी। इसी के साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुजफ्फरनगर के अंदर एक चुनावी मंच पर फिर से प्रदेश के बंटवारे की बात कही है, विभाजन की बात कही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को कई हिस्सों में बांटने के अपने पुराने वादे को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि अगर बसपा की सरकार बनेगी तो हम लोग पश्चिमी यूपी को एक नया राज्य बनाएंगे और यहाँ पर एक नया हाईकोर्ट भी बनाया जाएगा ताकि लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके। दरअसल दोस्तों मायावती जब पिछली बार सरकार में थी तब भी उन्होंने कहा था कि वो राज्य में अलग अलग हिस्सों के तहत डिवीजन करना चाहती है ताकि गवर्नेंस यानी अच्छे से शासकीय कार्य हो सके और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग की जा रही है। और मायावती की ओर से ये जो बातें कही गई है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा क्या उत्तर प्रदेश को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग राज्य बनाए जाने चाहिए या नहीं। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा जिनमें से कौन सी स्थिति अच्छी रहेगी, एक अकेला उत्तर प्रदेश रहे या फिर अलग अलग उसके डिवीजन रहे, क्योंकि सरकार और शासन के लिए अलग अलग छोटी इकाइयां अच्छी रहती है। मायावती लगातार इस बात को रिपीट करती जा रही है और एक बार फिर से उन्होंने मुद्दा उठाया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर इंडिया ब्लॉक ने जबरदस्त जीत हासिल की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के धुआंधार प्रचार के दौरान पूरे देश की राजनीति में रंग चढ़ा हुआ है। इस बीच एबी न्यूज सी वोटर के सर्वे में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कितना भी यह दावा कर लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हकीकत और अंततोगत्वा बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इन राज्यों के अंदर उतने वोट नहीं है जितना सोशल मीडिया और इसके बाद गोदी मीडिया के अंदर एक तरीके से माहौल
माहौल बनाया जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।